नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे त्योहार की जो आसमान में उड़ती पतंगों से लेकर खेतों में लहलहाती फसलों तक और पहाड़ों की चोटी से लेकर समंदर के किनारे तक पूरे देश को एक ही धागे में पिरो देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। एक ऐसा त्योहार जिसके रूप तो हजार हैं पर आत्मा एक ही है। तो चलिए आज पतंगों और मिठाइयों की इन प्यारी तस्वीरों से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस त्योहार के गहरे मतलब और उसकी जो कमाल की विविधता है ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मकर संक्रांति बाकी भारतीय त्योहारों से अलग क्यों है, क्यों इतनी अनोखी है। हमारे ज्यादातर त्योहार किसी न किसी पौराणिक कथा से जुड़े होते हैं ना, लेकिन इसकी जड़ें वो सीधे सीधे खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी में है। ये सूर्य का पर्व है। तो ये जो शब्द है संक्रांति, इसका मतलब क्या है? बड़ा सीधा सा मतलब है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। और जिस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करता है, बस उसी दिन को कहते हैं मकर संक्रांति। और इतना ही नहीं, इसी दिन से उत्तरायण की भी शुरुआत होती है। मतलब अब सूर्य उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। इसका नतीजा दिन धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी। एक तरह से ये अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है, प्रकृति में एक नए साइकिल की शुरुआत। पर सबसे मजेदार बात तो अब शुरू होती है कि कैसे एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना भारत के कोने कोने में इतने अलग अलग और शानदार रीति रिवाजों को जन्म देती है। सच में, जितने क्षेत्र उतने ही नाम। जरा देखिए, त्योहार एक लेकिन नाम कितने सारे। दक्षिण भारत में जहां इसे पोंगल कहते हैं, वहीं पंजाब और हिमाचल में ये माघी हो जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाएं तो ये खिचड़ी पर्व है, और गुजरात में उत्तरायण। कमाल है ना। और रुकिए, ये कहानी सिर्फ भारत तक ही नहीं है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इसे माघे संक्रांति के नाम से मनाते हैं। और क्या आपको पता है कि थाईलैंड का जो मशहूर वाटर फेस्टिवल है सोंक्रान, उसकी जड़ें भी इसी परंपरा से जुड़ी हुई हैं। मतलब इसकी सांस्कृतिक पहुंच कितनी गहरी है। तो चलिए अब भारत का एक छोटा सा चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस त्योहार को मनाने के कुछ सबसे अनोखे और खूबसूरत तरीके क्या हैं। अपनी यात्रा शुरू करते हैं तमिलनाडु से। यहाँ इस त्योहार को पोंगल के नाम से पूरे 4 दिनों तक मनाया जाता है और ये मूल रूप से एक हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी फसल का उत्सव है। पोंगल का हर दिन खास है। पहले दिन यानी भोगी पर लोग घरों से पुराना सामान निकालकर जलाते हैं, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। दूसरे दिन नई फसल के चावल से एक खास मीठा पकवान बनता है, जिसे पोंगल ही कहते हैं, और सूर्य देव को चढ़ाया जाता है। तीसरा दिन मट्टू पोंगल उन गाय बैलों के सम्मान में होता है जो खेती में मदद करते हैं। और फिर चौथे दिन परिवार के साथ मिलकर उत्सव का समापन होता है। अच्छा, अब दक्षिण से सीधे चलते हैं उत्तर की ओर, उत्तर प्रदेश। यहाँ त्योहार का रंग एकदम बदल जाता है। यहाँ इसका महत्व आध्यात्मिक और दान पुण्य से जुड़ा है। यहाँ इसे खिचड़ी पर्व के नाम से जानते हैं, और इसी दिन से प्रयागराज में संगम तट पर महीने भर चलने वाले माघ मेले की शुरुआत होती है। लाखों लोग वहाँ पवित्र डुबकी लगाने आते हैं, और यहाँ की सबसे बड़ी परंपरा है स्नान के बाद खिचड़ी और तिल का दान करना। इससे बहुत पुण्य का काम माना जाता है। अब उत्तर प्रदेश से थोड़ा पूरब की तरफ चलते हैं, पश्चिम बंगाल। यहाँ इस दिन एक बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा होती है जिसे गंगा सागर मेला कहते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा है। माना जाता है कि इसी दिन राजा भगीरथ की सालों की तपस्या के बाद मां गंगा धरती पर उतरकर सागर से मिली थीं। इसीलिए इस दिन गंगा सागर में स्नान का इतना ज्यादा महत्व है कि एक कहावत ही बन गई है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। और हमारी ये छोटी सी यात्रा खत्म होती है पहाड़ों में, उत्तराखंड में। यहाँ इस त्योहार का एक बहुत ही प्यारा और अनोखा रूप देखने को मिलता है। यहाँ इस त्योहार को घुघुतिया कहते हैं। इस दिन क्या होता है कि आटे से अलग अलग शेप की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। फिर बच्चे सुबह सुबह उठकर बड़े उत्साह के साथ इन मिठाइयों को कौवों को बुला बुलाकर खिलाते हैं। ये प्रकृति के साथ जुड़ने का कितना सुंदर तरीका है ना? तो हमने देखा कि इस एक त्योहार के कितने अलग अलग और खूबसूरत रंग हैं, पर इन सारे रीति रिवाजों के पार मकर संक्रांति का गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मतलब क्या है? आखिर ये त्योहार इतना खास क्यों है? असल में ये त्योहार कई गहरे विचारों को एक साथ लेकर आता है। एक तरफ ये अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद कहने का मौका है, तो दूसरी तरफ
पवित्र नदियों में स्नान और दान करके खुद को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने का भी। और एक मान्यता ये भी है कि इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका फल 100 गुना होकर मिलता है। दान का महत्व इतना ज्यादा बताया गया है कि एक प्राचीन श्लोक में भी इसका जिक्र है। इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति माघ के महीने में घी और कंबल का दान करता है वो जीवन में सारे सुख भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके साथ कुछ दिलचस्प पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। एक कहानी कहती है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं, जो कि मकर राशि के स्वामी हैं। तो ये पिता पुत्र के रिश्ते का भी प्रतीक है। और दूसरी कहानी, जैसा कि हमने पहले भी बात की, इससे माँ गंगा के धरती पर अवतरण से जोड़ती है। तो आखिर में चलिए इस पर थोड़ा सोचते हैं कि जो सदियों पुरानी परंपराएं हैं ये हमारी आज की मॉडर्न दुनिया में किस तरह से मौजूद हैं। परंपरा और हम। जाहिर सी बात है, समय के साथ त्योहार मनाने के तरीकों में बदलाव तो आया है। एक जमाना था जब लोग साथ मिलकर तीर्थयात्रा पर जाते थे, बड़े बड़े सामुदायिक भोज होते थे, रस्में निभाई जाती थीं। और आज अक्सर मोबाइल पर एक मैसेज या एक डिजिटल कार्ड भेजकर ही शुभकामनाएं दे दी जाती हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब इस त्योहार की जो असली आत्मा है उसे कैसे बचा कर रख सकते हैं? वो आत्मा जो एक नई शुरुआत की बात करती है, जो प्रकृति का शुक्रिया अदा करना सिखाती है और जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है।